मुलाकात डॉक्टर संदीप मारवा के साथ, हर बात में है छुपी नई बात। आइए हर्ष, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है आपके? बढ़िया। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बैठो बैठो। सर सोचा क्योंकि आज 31 दिसंबर है, पूरे साल का अंत हो रहा है, तो सोचा कि काफी सारी चीजें हम लोगों ने कवर की हैं आप लोगों के साथ। इतने सारे गेस्ट आए और अभी आने वाले साल में बहुत सारी चीजें लाइंड अप हैं। ओह यस। तो मैंने सोचा थोड़ी सी जो अभी तक हो चुकी हैं उनके बारे में, इस साल की हमारी उपलब्धियां, और अगले साल में जो चीजें हैं उनके बारे में बात कर ली जाए। एक पर्सपेक्टिव और एक आइडिया मिलता है थोड़ा सा। मैं सर अगले साल में की शुरुआत में एक फेस्टिवल है हमारा काफी बड़ा, मैं उसके बारे में थोड़ा सा समझना चाह रहा था। जर्नलिज्म फेस्टिवल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हर्ष, उससे भी पहले दो प्रोग्राम और हैं बहुत बड़े। 2025 की शुरुआत होते ही सबसे पहले तो आ जाएगा 18th इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ सेल फोन सिनेमा एंड फिल्म्स ऑन एआई। ये हाँ, हमारा ये 18वां फेस्टिवल है जो मोबाइल फिल्मों को लेकर हम लोग करते चले आ रहे हैं। लेकिन दुनिया का पहला फेस्टिवल हम लोग प्लान कर रहे हैं जो आर्टिफिशियल फिल्मों जो बनी हैं अब तक, जो लोगों ने मशीनों के द्वारा, कंप्यूटरों के द्वारा फिल्में बनाई हैं, उसको हमने इसमें जोड़ दिया है। और दुनिया का ये पहला फेस्टिवल होने जा रहा है एआई फिल्मों का। एआई वाला सर, मैं माफी चाहूंगा बीच में मैं रोक रहा हूँ, तो एआई से फिल्में बनाना कैसे, थोड़ा मतलब मुझे समझाएं कि देखिए क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए में एक तौर तरीका बन चुका है जहां पर फिल्में जो हैं वो एआई की तरफ से बन रही हैं। अब एआई के अंदर ऐसे एक प्रोविजंस हैं, ऐसे एप्स हैं जहां पर आप स्टोरी लिखकर एआई को देंगे और वो आपको विजुअल्स देगा जी। फिर वो विजुअल भी मांगता है कि आपका हीरो कैसा होना चाहिए, हीरोइन कैसी होनी चाहिए, स्टोरी कहाँ पर होनी चाहिए, पहाड़ होना चाहिए, नदी होनी चाहिए, घर होना चाहिए, वो डिटेल मांगता है। तो आप डिटेल देते जाते हैं तो वो सीन तैयार करता चल जाता है, सीन बाय सीन। तो एक इतना आसान भी नहीं है जितना कहीं कोई सोच रहा हो, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी जादू नहीं है। लेकिन ये कि इसके अंदर बहुत दिमाग की जरूरत है, बहुत सोच की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है, और उसके बाद जाकर ये फिल्में तैयार होंगी। और क्योंकि हमारी जो मोबाइल फेस्टिवल है उसमें ये मत भूलिए कि पिछले 17 साल से हम लोग 3 मिनट की फिल्में मांगते हैं जी। और हमारा जो मोबाइल फिल्म फेस्टिवल है, जो दुनिया का पहला मोबाइल फिल्म फेस्टिवल 17 साल पहले, यानी कि 18 साल पहले प्लान किया गया था, और उसके अंदर हमने 4 कैटेगरी दी हैं। एक कैटेगरी है स्टिल फोटोग्राफ बाय मोबाइल फोन, पहली हो गई। दूसरा वीडियो बाय मोबाइल फोन जी। वीडियो के अंदर 3 कैटेगरी हैं, एक न्यूज एंड करंट अफेयर जी, एक म्यूजिक वीडियो और एक फिक्शन। तो ये 4 कैटेगरी के अंतर्गत हम लोग जो है फिल्में और फोटोग्राफ्स मंगाते हैं, और ये पूरी दुनिया से आती हैं मेरे पास। मतलब पिछली बार हमारे पास 8-9 हजार एंट्रीज थी पूरी दुनिया से, और 1 लाख से भी ज्यादा रुपए के अवार्ड जो हैं इन्हें बांटे जाते हैं। अब सोचिए, एक फोटो आपने मोबाइल से खींची, दे दी, जमा करा दी, ईमेल कर दी आपने हमारे एड्रेस पे जी, आपकी फोटो सिलेक्ट हो गई, आपको 5,000 रुपए मिल गए, बिल्कुल, या 10,000 मिल गए, जो भी डिसाइड बोर्ड करता है या ज्यूरी करती है जी। क्या बुरा भाई, क्या बुरा है? फोटो खींचते हैं तो कहने का ये मतलब है कि क्योंकि कॉस्ट आपकी निग्लिजिबल है तो उसमें छोटा अवार्ड भी बड़ा नजर आता है, बिल्कुल। तो इस तरीके से ये हमारे प्रथा चली आ रही है, और मुझे बड़ी खुशी है कि इसको लेकर, फेस्टिवल को लेकर हम लोग न्यूयॉर्क गए, और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के अंदर हमने ये फेस्टिवल शुरू किया। वहां जब ये सक्सेसफुल हो गया तो हम इसको हंगरी लेके गए, हंगरी में ये सक्सेसफुल हो गया। अब आप सोचिए कि ये पिछले 3 साल से कांस में हो रहा है, और कांस में ये इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ सेल फोन सिनेमा होता है, और मैं उसमें खुद को प्रेसिडेंट होता हूँ हर साल जूरी का जी। इतनी महत्व इस फेस्टिवल को मिल चुकी है कि कांस में भी ये फेस्टिवल होना शुरू हो गया है। और हमारे संगी साथी काल बरदोश जी, जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के मास्टर प्रोफेसर हैं सिनेमा के, वो यहाँ भी हमारे साथ जुड़े। न्यूयॉर्क में तो जुड़े ही उनके, क्योंकि उन्हीं के यूनिवर्सिटी में हुआ, फिर हमारे साथ वो हंगरी में जुड़े, फिर वो कांस में जुड़े, और हम दोनों बराबर एक साथ चल रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे पास दर्जा है, मेरे पास ये अवार्ड है जहां मुझे फादर ऑफ सेल फोन सिनेमा से सम्मानित किया जा चुका है।
तो हम लोग इस फेस्टिवल को तो बिल्कुल मैच्योर कर चुके हैं, पूरी दुनिया में लोगों ने इसे कॉपी किया है जी, और अब मैं इसके अंदर ही ये सेगमेंट जोड़ रहा हूँ फिल्म्स फ्रॉम एआई। राइट। तो जो लोग 2 मिनट की, 1 मिनट की, अप टू 3 मिनट्स, इससे ज़्यादा चाहिए नहीं, बनाना बहुत मुश्किल है भाई। जी, जी, जी। लेकिन कुछ ऐसी फ़िल्में हैं जो चारों तरफ छा गई हैं। बहुत ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने एआई पे फ़िल्में बना दी हैं। वो शायद मुँह देख रहे हैं कि कोई हमें रिकॉग्नाइज़ पूछे। करें। हुँ, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ज़बरदस्त शुरुआत होने जा रही है और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जैसे मैंने दुनिया का पहला मोबाइल फ़िल्म फेस्टिवल शुरू किया, इसी तरह दुनिया का पहला ये एआई फ़िल्मों का फेस्टिवल ये शुरू होने जा रहा है। जी। अच्छा सर, एक और चीज़, जैसा आपने कहा 17 साल पहले मोबाइल सिनेमा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हर किसी के पास उस समय वो मोबाइल नहीं होता था कि उसमें कैमरा हो, हाँ, नहीं था। है ना? और आपने तब सोचा सेल फ़ोन सिनेमा के बारे में। करेक्ट। आज लोग एआई थोड़ा मतलब इतना उसमें नहीं है, हर व्यक्ति उससे दो-चार नहीं हो रहा है, नहीं समझ रहा नहीं, है। नहीं, कुछ भी 1% फ़िल्म मेकर भी नहीं है अभी। हाँ, बिल्कुल। तो मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि सर उस समय भी बड़ी मेहनत लगी होगी हर किसी को ये समझाने में, बताने में कि भई ये मोबाइल से कैसे बनता है। करेक्ट। तो आज जी, तो आज जब हम बात कर रहे हैं एआई की, एआई को समझाने के लिए क्या सारी चीज़ें हैं या फिर कॉफ़ी। हुँ। जी, एआई को समझाने के लिए क्या सारी चीज़ें हैं? किस तरीके से हम, क्योंकि सर जैसा आपने कहा एक ने केवल स्क्रिप्ट एआई से लिखी और एआई से लिखने के बाद उसने अपनी मूवी बाहर शूट करी। एक आदमी ने एआई से केवल और केवल एक सीन क्रिएट किया, स्क्रिप्ट खुद की थी। तो अब ये समझाना थोड़ा मुश्किल है ना लोगों के लिए, नई चीज़ है। देखिए ऐसा है कि पहला फेस्टिवल जो होता है वो जी, बहुत आपको तकलीफ देता है। बिल्कुल। समझाना तो वाक़ई बहुत बड़ा मुश्किल काम है, इतनी बड़ी दुनिया को समझाना पागल हो जाता। जब मैंने मोबाइल सिनेमा फेस्टिवल शुरू किया था तब भी मुझे लोगों ने दुरकारा था, काटा था, बेवकूफ़ ही कहा था। मैं घबराता नहीं इन चीज़ों से। ये क्या होता है कि ये शुरुआत तो करनी पड़ती है। जी, मैं नहीं करूँगा तो आज 6 महीने, साल के बाद कोई और कर लेगा। तो बिल्कुल। मुझे तो फर्स्ट का टाइटल लेना ही लेना है। ये मेरी ज़िद है, तो इसलिए मैंने शुरू कर दिया है, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ, अभी अमेरिका होके आया हूँ, अभी मैं यूएई होके आया हूँ, मैं ओमान होके आया हूँ, अभी यूके होके आया हूँ और मैंने सब जगह देखा कि सब जगह लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। जी, तो जो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग हैं, उन्हें इसके बारे में पता है। आम आदमी को नहीं पता। अब जैसे हमारा 8वां फेस्टिवल आ रहा है, तो इसमें जो एंट्रीज़ आएँगी, वो आम आदमी की आएँगी, गली-कूचे से आएँगी। एक पान वाला भी भेजेगा, एक मल्टीनेशनल कंपनी का चेयरमैन भी उसकी एंट्री भेजेगा। हर आदमी घरों में अपने जहाँ टूर एंड ट्रैवल में जाता है, अपने दफ्तर में कोई इवेंट होता है तो खुद ही फ़िल्में बनाने लग जाते हैं। जी, तो वो छोटी-छोटी फ़िल्में, हज़ारों, लाखों फ़िल्में, करोड़ों फ़िल्में लोगों के मोबाइलों में पड़ी हुई हैं। अब वो एक आम बात हो चुकी है। अब उसमें से सेलेक्ट करनी होती है कि किसने दिमाग लगाकर उसके कैमरे का इस्तेमाल किया है और फ़िल्म बनाई है। एआई के अंदर क्या होगा, अभी टूटी, भजी, गिरी, बुझी, आधी अधूरी हुँ, ऐसी फ़िल्में आएँगी, मुझे मालूम है। बिल्कुल। मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ। जी, लेकिन वो शुरुआत हो जाएगी, लोगों को पता चलेगा कि एआई पे भी छोटी फ़िल्में बनाई जा सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। ये जो आपने कहा और मेरे ख़्याल से ये कोई नई चीज़ नहीं है आपके साथ, क्योंकि जब फ़िल्म सिटी का आप बताते हैं फ़ाइल लेकर गए तो तब भी वही हुआ। उसके बाद जो बहुत सारी और चीज़ें हैं, मगर फिर उसी का मेरे ख़्याल से एक प्रभाव था कि भी मीडिया साइंटिस्ट का अवार्ड आपको मिला। जो मीडिया साइंटिस्ट का अवार्ड मिला, दैट इज़ एक्चुअली आई थिंक आई एम एबल टू रिलेट दीज़ 2 थिंग्स कि व्हाई समबडी गेव यू द मीडिया साइंटिस्ट अवार्ड बिकॉज़ यू वर एबल टू इनकलकेट टेक्नोलॉजी I've एंड been मूवी very मेकिंग। innovative, different, out of the box, think separately, something new, something which is it doesn't even exist on the earth. तो शायद ये मेरा काम जो है वो एक्सप्लोरिंग का और इनोवेटिव आइडियाज का है, तो वो जब मैं ये डबलिन गया, जी, आयरलैंड गया, तो वहाँ पर जो फ़िल्म फेस्टिवल था, वहाँ 15वां फ़िल्म फेस्टिवल था, इंडियन फ़िल्म फेस्टिवल, तो उस दौरान उन लोगों ने पता नहीं ये कैसे सोचा, शायद उन्हें मेरी पूरी प्रोफ़ाइल देखी होगी और तमाम नेट के ऊपर शायद कवरेजेज़ वग़ैरह देखी होंगी, तो उनको लगा होगा कि बहुत सारे ऐसे फ़र्स्ट हैं दुनिया के अंदर, जो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और जिनको लेकर हम लोगों ने पहल की है, तो शायद उन्होंने वो मीडिया ख़िताब हमें साइंटिस्ट। दिया मीडिया साइंटिस्ट का। जी। अच्छा, उसके बाद से जैसा आपने बताया 2 फेस्टिवल है, उसके बाद जिस फेस्टिवल का मैंने ज़िक्र देखिए, किया ये था। जब ये शुरू कर दूँगा क्योंकि इसके अंदर क्या मुझे सिर्फ़ ढोल बजाने हैं, लोगों तक इत्तला करनी है, जी, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में लोगों को बताना है, वेबसाइट को प्रमोट करना है, ये सारी चीज़ें आ जाएँगी।
लेकिन और इत्तला करनी है मेल से, व्हाट्सएप से, मीडिया से, न्यूज़ से, सोशल मीडिया से, ये जब लोगों को पता चलेगा तो लोग अपने आप ये फ़िल्में भेजना शुरू कर देते हैं। और जब फ़िल्में आ जाती हैं तो एक जूरी बनाई जाती है और जूरी इनको सारी फ़िल्मों को उसकी स्क्रीनिंग होती है और उसके बाद फाइनल स्क्रीनिंग होती है, फिर अवार्ड अनाउंस किए जाते हैं और एक भव्य कार्यक्रम के अंदर जी। ये अवार्ड देश भर और दुनिया भर से आई हुई उन तमाम कॉम्पिटिशन वाली फ़िल्मों को और फ़ोटोग्राफ्स को सम्मानित किया जाता है। जी। जो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम बिल्कुल रेडी हो गया है, वो है हमारा 122वां 122nd AAFT फेस्टिवल ऑफ शॉर्ट डिजिटल फ़िल्म्स। यानी कि हम अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं नई संख्या के साथ। सर ये साल में 2 बार तो मेरे ख्याल से टूटता है या फिर हर साल में 1 बार 4 टूटता है? दफ़ा। 4 दफ़ा क्योंकि टूटता है ना? हाँ, कि ये एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है जो साल में 4 दफ़ा होता है, एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है जो छोटी फ़िल्मों को लेके किया जाता है, एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है जहाँ डेब्यू फ़िल्मों को, यंग फ़िल्म मेकर्स की पहली फ़िल्म को लेकर कॉम्पिटिशन किया जाता है। ये एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है जो अब तक 122वां एडिशन टच करने जा रहा है। दुनिया में कहीं कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं है जो 122वां एडिशन बना हो। तो मुझे बड़ा इस बात का गर्व है, खुशी है कि मेरी टीम जो मेरे साथ जुड़ के लगातार पिछले 31 सालों से मेरे साथ काम कर रही हैं, आज हम उनको लेकर हिमालय की उस चोटी पे पहुँच गए हैं झंडा लगाने के लिए, जहाँ अब तक कोई नहीं पहुँचा। बहुत अच्छा। मुझे पता नहीं क्यों दिनकर साहब की लाइन याद आती है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई, आपने हिमालय का ज़िक्र किया, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सबसे खूबसूरत जो मुझे लगता है वो पूरा मेरे ख्याल से आप कर ही देंगे कि सिर्फ़ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बात वही है। हम अच्छा। लोगों ने वी हैव बीन क्वाइट अहेड ऑफ टाइम कि क्योंकि क्या होता है कि ये एक देखिएगा मेरे पास हम लोग पहला प्राइवेट फिल्म स्कूल है जी। देश के अंदर, हम पहली यूनिवर्सिटी हैं, हम पहला रिसर्च सेंटर है देश का फिल्म एंड टीवी का, हम पहला फिल्म क्लब है देश का, ऐसे बहुत सारे पहले हैं। तो ये पहला का मतलब क्या है? पहले का मतलब ये है कि जो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है हिंदुस्तान की और फिर उसके बाद दुनिया भर की, एएफटी का झंडा सबसे आगे होना चाहिए। हम लोग उस पूरे कंटिजेंट को, जो ये मीडिया और एंटरटेनमेंट की पूरी दुनिया है, उसकी इस पूरे कंटिजेंट में सबसे आगे रहते हैं। हमारा झंडा सबसे आगे रहता है एएफटी का। हम लोग जो नई प्रथा, नई सोच, नया कार्यशाला, नई रिसर्च डेवलप करके जो कई नई चीज़ें लेके आते हैं, उसको धीरे-धीरे करके बाकी सारे लोग उसको एडॉप्ट करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। और अब लोगों ने मान लिया है कि भाई अगर ये संदीप मारवा झंडा लेके निकला है, तो कोई नई चीज़ फिर से एक बार लेके आ रहा है, इसे वो लोग देखेंगे और हम चाहते हैं कि ऐसे ये झंडा जो है लहराता रहे, ताकि नई चीज़ें इस पूरी इंडस्ट्री को मिलती रहें। ये पूरी इंडस्ट्री जो है खोज के ऊपर, रिसर्च के ऊपर डिपेंड कर रही है। जी। क्योंकि एंटरटेनमेंट एक ऐसी चीज़ है जिससे बड़ी जल्दी किसी एक चीज़ से जी भरने लगता है। मोह भंग होता है, बिल्कुल। बाउलिंग आई, लोगों का दिल उब गया, कोई गेम्स खेल रहे हैं, वीडियो गेम्स तो दिल भर जाता है। कोई सिनेमा जो है थिएटर में जाना लोगों ने कम कर दिया है। घर में टेलीविज़न देखना थोड़ा कम कम। कर दिया है। ओटीटी आ गया तो ओटीटी के पीछे लोग पड़े, अब वो कम हो गया है। तो ये मेरा ये कहने का मतलब है कि ये कोई ना कोई जब तक एंटरटेनमेंट फ़ील्ड के अंदर नई चीज़ नहीं आती, पुरानी को भी जागृति नहीं मिलती। जी। तो पुरानी फ़िल्में भी नया रूप लेके फिर से वापस आ जाती हैं। डन सर, अभी 2024 में कितने सारे री-रिलीज़ हुए एंड दे डिड रियली वेल। हाँ। 2024 में री-रिलीज़ की गई पिक्चर है और बहुत अच्छा किया। मैं सर एक और चीज़ समझना चाहता हूँ, क्योंकि एक ऐसा संस्थान जहाँ, क्योंकि आप हमेशा जब कहते हैं तो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कहते हैं। केवल एंटरटेनमेंट या केवल मीडिया नहीं कहते। करेक्ट। तो मीडिया में अगर हम बात करें न्यूज़ की और इस पूरी जगत की, तो उसमें भी बहुत बदलाव आ चुका है, जैसे टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से भी। और उसके बाद एक और चीज़ आती है मॉरल वैल्यूज़ की भी। तो जब हम बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि फेस्टिवल भी है हमारा, क्या ब्रीफ है आपका नॉट ओनली टू द फैकल्टी और टू द टीम मेंबर्स बट टू द स्टूडेंट्स इवन, क्योंकि आप 2-4 होते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं। मैंने देखा है लालायित रहते हैं, घूमते रहते हैं, कहीं आप मिलते हैं तो फोटोज़ खिंचवाते हैं। जर्नलिज्म को लेकर
आपका जैसे फेस्टिवल भी है, ब्रीफ क्या है? मैं वो थोड़ा-सा अगर आप मुझे बताएँ। देखिए, सबसे बड़ी बात ये आती है कि अब तक इन 2 फेस्टिवल की मैं बात करूँ तो जी। फिर आगे चलूँगा कि इसके अंदर अ, सोच पैदा करनी है कि सबसे ये बात दिल और दिमाग में भर देनी चाहिए कि मैं आम आदमी से ज़्यादा ज़िम्मेदार हूँ। जो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग हैं, जी। वो किसी और भी बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री ले आइए, उससे ज़्यादा उसकी जो ज़िम्मेदारी है देश के प्रति, लोगों के प्रति और इंसानियत के प्रति, ह्यूमैनिटी के प्रति ज़्यादा होती है। क्योंकि जब एक इंजीनियर काम करता है, तो वह अब एक कंपनी के लिए ज़्यादा काम कर रहा है, एक प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा है। जो मीडिया का पर्सन जब लिखता है, बोलता है, फ़िल्म बनाता है, वो हज़ारों और लाखों लोगों तक जाती है। एक अच्छी फ़िल्म नए कलाकारों द्वारा, नए डायरेक्टर के ज़रिए जब यूट्यूब पे लगती है, तो वो कई बार वायरल होके करोड़ों तक पहुँच जाती है। राइट, बिल्कुल। तो क्यों पहुँचती है? क्योंकि उसके अंदर कोई एक ऐसी सीख छुपी होती है, जिसको लोग दिलो-जान से एक्सेप्ट करने को तैयार होते हैं। राइट। तो ये बात मैं बार-बार लोगों को दोहराना चाहता हूँ कि आपकी ज़िम्मेदारी है, अपनी ज़िम्मेदारी को, अपने भावों को, अपनी सोच को, अपनी इच्छाओं को और अच्छे कार्यों को मीडिया के ज़रिए इस एंटरटेनमेंट के फ़ील्ड में डालने की कोशिश करिए ताकि समाज सुधर सके। जो मोहब्बत छिन गई है समाज से वो वापस आए, जो एकता बँट गई है वो वापस आए, जो शांति भंग हो गई है वो वापस आए। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है पिछले 33 सालों से मैं जो जितने कार्य कर रहा हूँ और इसलिए बार-बार हर फेस्टिवल के नीचे एक लाइन लिखी जाती है, लव, पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर। देखिए ये रिमाइंडर है। आप एक मंदिर में जाते हैं, कई 100 साल से उस मंदिर में मूर्तियाँ घिस जाती हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी ब पीढ़ी के जो पंडित हैं, वो शाम की और सुबह की जो आरती है, वो वही गाते हैं। उस आरती में कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि वो समाज सुधारक के लिए होती है, कि उस आरती के ज़रिए वो पूरे समाज को बाँधने की कोशिश करते हैं। लोगों में जिज्ञासा, आशा और उम्मीदों को जगाने की कोशिश करते हैं। आरती एक ही होती है। हमारी इंडस्ट्री में हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि हम बातें वही हैं, लेकिन उसे हज़ारों रूप बदल के कह सकते हैं। बिल्कुल। मुझे इस पे भी एक शेर याद आता है, बड़ा अच्छा कहते हैं शायद बशीर बद्र साहब का शेर है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कि कौन-सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा तुमने। अक्सर ये कहने और सुनने की जो हम बात जैसे हम कर रहे हैं, तो एक तो थोड़ा-सा हो सकता है, वैसे यू डोंट एवर सपोर्ट द नेगेटिविटी अराउंड, मैंने जितना हुँ, देखा है और हुँ, जितना वो किया है। हुँ, तो जितने भी फेस्टिवल्स करते हैं, और आपने कहा कि कई बार लोग उन फेस्टिवल्स से इंस्पायर होते हैं और उनको इस्तेमाल या फिर अपने तरीके से उनको कहीं शुरू करते हैं। मगर कहीं न कहीं एक चीज़ तो निकल के आती है कि वही लोग किसी दूसरे के द्वारा किए गए काम को कमतर करने की कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं उसको ज़्यादा अच्छे ढंग से दिखाएँ, उसको ज़्यादा बेहतर कलेवर में चढ़ा के दिखाएँ, और जो इतने लंबे समय से आप काम कर रहे हैं उसको हल्का कमतर। तो ऐसे लोगों के साथ जब आप 2-4 होते हैं, क्या आपका माइंडसेट होता है? क्योंकि हम हर किसी के जीवन में ऐसे लोगों से मिलते हैं कि हमने कुछ काम किया और उसके बाद वो नहीं आगे चला या कुछ। नहीं, नहीं, ये तो देखिए जन्म-जन्मांतर से चला आ रहा है। इंसान की फितरत है ये कि बहुत अच्छे काम को सराहा नहीं जाता, बहुत मेहनत करने वाले को सराहा नहीं जाता, बहुत अच्छे आदमी को बार-बार अच्छा नहीं कहा जाता। ये फितरत है इंसान की। तो ये अपने अंदर खुद आपको जो है सेल्फ मोटिवेशन डेवलप करनी पड़ती है कि अगर मेरी नीयत साफ है, अगर मेरा कार्य लोगों के प्रति सही है और उसकी जो नेट रिज़ल्ट है, उसका जो बॉटम लाइन है कि वो लोगों तक एक अच्छाई, एक स्वच्छता, एक आनंद की लकीर पैदा करेगा, तो किस बात का डर है? आप अपना काम करते जाइए, लोग तो कहते ही रहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, ये बातों में कहीं गुज़र ना जाए रहना।
तो ये तो समय निकल जाएगा अगर आप ये लोगों की बातें सुनते रहेंगे कि इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, तो मैं डिमोरलाइज़ हो गया, मैं डिसहार्टन हो गया, मैं डिप्रेस हो गया, ये सब बेकार है। इसे इसे बिल्कुल आने मत दें अपने सामने। ईमानदारी से जब आप काम कर रहे हैं, आपका लक्ष्य अच्छा है, आपकी सोच अच्छी है, आपके कार्य अच्छे हैं, विघ्न मत आने दीजिए इन चीज़ों का अपने कार्य के अंदर। फिर तो कुछ भी नहीं कर पाता मैं, फिर तो एक फ़िल्म सिटी भी नहीं बनती थी यहाँ पे। जी। नोएडा अथॉरिटी ठंडी पड़ गई थी, अनाउंस करके कि साहब यहाँ तो कोई नहीं आ रहा, हुँ। क्या करें? मैंने कहा शांति रखिए, समय दीजिए, हम लाएँगे लोग। तभी ढोल बजाकर दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास गए। जब बन गई तो लोग बना नहीं रहे, क्या करें? कैंसल कर दें? अरे भाई शांति रखिए, लोगों के लिए नया कांसेप्ट है, इन्हें टाइम दीजिए। 2 साल का हमने 1 साल एक्सटेंड करवाया, 3 साल करवा दिया। 3 साल में सारे भवन आ गए। तो ये पेशेंस जो है वो ज़िंदगी में आपको सबसे आगे लेके जाएगी। सर पेशेंस के साथ-साथ एक और चीज़ अब जो लोग मार्वल स्टूडियोज़ आए हैं, वैसे करोड़ों लोग मार्वल स्टूडियोज़ आए हैं। अगर कभी किसी की नज़र गई हो तो हमारे यहाँ एक स्टूडियो है बनी। मैं कभी-कभार उसमें जब बैठता हूँ, उसके तरापे की तरफ देखता हूँ, तो उसमें लगी हुई जो रस्सियाँ हैं, वो मुझे बताती हैं कि बहुत समय पहले कसी गई थी, मगर हर बार कोई न कोई एक व्यक्ति उस पे चढ़ा, उसे दोबारा कसा। मतलब शायद कंसिस्टेंसी बदली भी गई। कंसिस्टेंसी हाँ, जब बदली तो कंसिस्टेंसी है ना, कि वो तरापा जो है वो एक जैसा नहीं रहेगा। ऐसे ही आपने जो काम शुरू किया, कोई पौधा भी लगाया, वो वैसा नहीं रहेगा। कंसिस्टेंसी आपको पानी देना पड़ेगा, खाद देना पड़ेगा, सींचना पड़ेगा। मैं हल्का-सा उस कंसिस्टेंसी के बारे में क्योंकि जैसा हमेशा होता है, आपने बताया कि लोग आ नहीं रहे थे। जो लोग आ गए, वो छोड़कर चले गए। फ़िल्म सिटी की हम बात कर रहे हैं। मगर जब फ़िल्म सिटी नहीं थी, तब भी आप यहीं थे। जब फ़िल्म सिटी बनी, जब बनवाई, तब भी आप यहीं थे। और आज बनने के 30-40 साल जितना समय हुआ है, उसके बाद भी आप यहाँ हैं। तो एक कंसिस्टेंसी पे थोड़ा-सा मैं चाहूँगा, थोड़ा-सा देखिए बोलिए। क्या होता है ये आपको मानना पड़ता है कि जो प्रोजेक्ट आपने शुरू किया है वो आपके पुत्र जैसा है, आपके बेटे जैसा है। आपका बेटा हर स्टेज पे बड़ा हो रहा है, वो गलतियाँ भी कर रहा है, वो अच्छे काम भी कर रहा है, वो लोगों को लुभा भी रहा है, लोगों की आँखों में अटक भी रहा है, कोई उसकी तारीफ़ कर रहा है, कोई उसकी बुराई कर रहा है, किसी के साथ उसका रिलेशन अच्छा बना है, किसी के साथ उसका रिलेशन बुरा बना है। क्या आपका रिश्ता उस बेटे के साथ बदल जाएगा क्या? एक ही शब्द आपके निकलेगा कि ये मेरा बेटा है। राइट। आप उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, सँवारने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, उसमें नए आभाव लाने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर उसको अपने ज़िंदगी के तजुर्बे बाँटने की कोशिश करेंगे और आप चाहेंगे कि वो एक अच्छा इंसान बनता रहे। शायद ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है क्योंकि मैंने फ़िल्म सिटी को जन्म दिया है। ये मेरे पुत्र जैसा है। और इसीलिए मैं लोग आए, गए, लोगों ने प्लॉट लेने के बाद गालियाँ दी, अथॉरिटी को बुरा-भला कहा, सरकारों को बुरा-भला कहा। उन्होंने रोए सड़कों के लिए, लाइट के लिए, बिजली, पानी, तेल, जनरेटर, डीज़ल, ट्रांसफार्मर, हज़ारों प्रॉब्लमें आई इस छोटी-सी 100 एकड़ की फ़िल्म सिटी को डेवलप करते-करते। सरकार ने ज़मीनें ले ली, सरकार ने बुत अपने बना दिए, सरकार ने रोक लगा दी, गेट लगाकर ताले भी लगा दिए कि यहाँ यहाँ तो ये तो अथॉरिटी से परमिशन लीजिए। जी। तो ऐसे कई प्रॉब्लम्स आई। बस नहीं, टैक्सी नहीं, स्कूटर नहीं, गाड़ी नहीं, पेट्रोल पंप कोई नज़दीक नहीं, म म दुकानें नहीं, मतलब अरे भाई! ये तो पूरी बस्ती बसी है मेरी आँखों के सामने है। इसको तो हमने बसाया है। अगर मैं आज 30 लाख लोग जो मारवा स्टूडियो में 156 कंट्री से आ चुके हैं, वो इतिहास का हिस्सा हैं। जो 9 करोड़ लोग नोएडा फिल्म सिटी में आ चुके हैं, वो इसका इतिहास का हिस्सा है। पुराने ज़माने के अंदर जब वॉर हुआ करे, राजे महाराजों में जब लड़ाइयाँ हुआ करती थी, तो 15,000, 20,000, 50,000 सैनिक एक टाइम पे लड़ाई करते थे। जी। आधे मारे जाते थे। तो ये जो मेरा युद्ध है, मैं तो कह रहा हूँ 9 करोड़ आदमी मेरे साथ चला है, नोएडा फिल्म सिटी को लेकर आगे। क्योंकि जो एक दफा आया, वो कहीं न कहीं कोई न कोई तो गुण गाता हुआ या बुराई करते हुए बाहर निकला। बोला तो सही उसने नोएडा फिल्म सिटी को। जी। जो 30 लाख मारवा स्टूडियो में आ गया अंदर 156 कंट्री से, वो 156 कंट्री में हमारा मैसेज तो लेके गया। जी, बिल्कुल। आज
2 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारवा स्टूडियो के साथ जुड़े हुए हैं 196 मुल्कों के अंदर, मान लीजिए, और 50,000 का परिवार है मेरा। फिल्म, टीवी, मीडिया, आर्ट, कल्चर, फैशन, डिजाइन, एनिमेशन, ग्राफिक, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, लॉ, बिजनेस, मैनेजमेंट, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ड्रामा, थिएटर, जो भी जोड़ लीजिए। डेटा साइंस। यस, अगर ये सब जोड़ लें आप, तो एक हमारे 50,000 की फैमिली है। जी। तो आज मैं क्लेम कर सकता हूं कि दिस इज द बिगेस्ट मीडिया फैमिली इन होल ऑफ द कंट्री। I guess in the word, if I'm not wrong, if I'm not exaggerating it. जब हिंदुस्तान में होगी तो दुनिया में तो हो ही जाएगी। हम सबसे आगे तो हैं ही, at क्योंकि least population के हिसाब दूरदर्शन के 33,000 लोग हैं, से। जी। तो वो अपनी फैमिली को सबसे बड़ा डिक्लेयर करते थे। अब हम उसको थोड़ा और बढ़ा सकते हैं कि हम कम से कम 40,000 से तो ऊपर हैं। नहीं, बहुत खूबसूरत। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा सर, क्योंकि मुझे पता है आपकी बहुत सारी मीटिंग्स सब होती हैं। और तीसरा, जी। जो सबसे बड़ा इस साल का शुरुआत का फेस्टिवल होगा, वो इन 2 से आगे बढ़कर होगा, ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म। 11, 12, 13 फरवरी को ये 3 दिन का एक भव्य कार्यक्रम आ रहा है, बड़े जोरों शोरों के साथ। ये 13वां इसका एडिशन है, 12 हम कर चुके हैं। पिछले 13 साल पहले हमने दुनिया को ये आवाज दी थी कि 12 फरवरी जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ जर्नलिज्म आज डिक्लेयर होता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि 12 फरवरी को ये जो पौधा फिर से एक बार मारवा स्टूडियो के प्रांगण में लगा, उसकी खुशबू जो है वो पहले दिल्ली, फिर एनसीआर, फिर भारत और अब दुनिया में फैल रही है। और यूनाइटेड नेशन तक हम लोग इस बात को कह चुके हैं, क्योंकि जब मैंने यूएन की सारी तारीखें देखी थी तो उसके अंदर कोई डे फॉर जर्नलिज्म नहीं था। तो हमने 12 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जर्नलिज्म डिक्लेयर किया। उसी को सदगति देने के लिए, भाव देने के लिए हमने 11, 12 और 13 को पिछले 12 सालों से एक भव्य कार्यक्रम, दुनिया का पहला जर्नलिज्म फेस्टिवल यहां से डिक्लेयर किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अंगड़ाई ले चुका है, एक बहुत कामयाब फेस्टिवल बन चुका है। और देश भर और दुनिया भर के लोग इस फेस्टिवल के साथ जुड़ते हैं और करीब वही 40-50 हजार फिल्म, टीवी, मीडिया, आर्ट और कल्चर का जो क्षेत्र हमारा है, जिसके साथ इतने लोग जुड़े हैं, वो सभी लोग राह ताक रहे हैं कि कब ये तारीखें सोशल मीडिया में और पब्लिक में और एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी से बाहर आए, ताकि लोग इसकी तैयारी में जुट जाएं, रजिस्ट्रेशन कर सकें। और ज़रूरी भी है इस लिहाज से कि जिस जमहूरियत की बात, जिस डेमोक्रेसी की बात हम करते हैं, उस डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ के तौर पे हम जर्नलिज्म, पत्रकारिता को देखते हैं। तो इतना तो सर हमारी ज़िम्मेदारी बनती ही है कि कम से कम पत्रकारिता के उस चौथे स्तंभ को मनाने के लिए एक दिन कम से कम हमारे पास हो, और हमने तो 3 दिए हैं। सर अब मैं विदा लूँगा, चलूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट एंड विश यू अ वेरी, वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू सर। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको भी, और आपके थ्रू ये मैं चाहूँगा कि वो जो परिवार है 50,000 का, उन सब तक जाए। मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ नववर्ष की। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू। एक मुलाकात डॉक्टर संदीप मारवा के साथ।